हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ई गवर्नेंस यानी कि इलेक्ट्रॉनिक शासन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ई गवर्नेंस यानी कि इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, जिसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक शासन। इसको हम बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों देखिए, सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग ही ई गवर्नेंस कहलाता है। सरकारी सेवाएं प्रदान कौन करेगा? ऑफ कोर्स सरकार करेगी। अगर उसके लिए वो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग करती है यानी इंटरनेट का प्रयोग करती है, तो उसको ही हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक शासन बोलते हैं। ठीक, या आप इसको बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि भाई सभी सरकारी कार्यों को अगर हम ऑनलाइन सर्विस के माध्यम से जनता तक आसानी से पहुंचा दें, जिससे कि भाई सरकारी कार्यालय और जनता दोनों का पैसा और समय की बचत हो और जनता को बार बार दफ्तरों के चक्कर ना काटने पड़े, इसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक शासन बोलते हैं। ठीक दोस्तों, अगर हम इसको सीधे शब्दों में बोलें तो ई गवर्नेंस के तहत सभी सरकारी कामकाजों को ऑनलाइन कर दिया गया है, जिससे जनता घर बैठे विभिन्न कार्यों के लिए ऑनलाइन ही अप्लाई कर सके। ओके, तो सरकार की आम नागरिकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं को इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराना ही क्या है? ई शासन है। ओके, तो इसमें आपको शासकीय सेवाएं और सूचनाएं ऑनलाइन उपलब्ध हो जाती हैं। इसी को हम ई गवर्नेंस बोलते हैं। दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिसको हम जान लेते हैं। देखिए, भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक विभाग की स्थापना 1970 में की थी। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया भी है पहले, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर ऐड किया है कि भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक विभाग की स्थापना 1970 में की थी और 1977 में नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की स्थापना ही ई शासन की दिशा में पहला कदम था। तो ये क्वेश्चन भी आपके से डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि भाई ई शासन की दिशा में पहला कदम क्या था? 1977 में नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की स्थापना हुई थी, जिससे हमारी ई शासन की दिशा में पहला कदम मान सकते हैं। ओके, अब इसके अलावा देखिए, 2006 से राष्ट्रीय ई शासन योजना यानी कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस प्रोग्राम के तहत में पूरे देश में सीएससी स्थापित किए गए। सीएससी का मतलब क्या होता है? साझा सेवा केंद्र। इस समय पे देश में सीएससी यानी कि साझा सेवा केंद्र, कॉमन सर्विस सेंटर काम कर रहे हैं 1 लाख से अधिक अलग अलग ब्रांड से। ठीक है ना? तो ये जो सीएससी होते हैं, इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है ऑनलाइन सुविधाएं प्रदान करना। जैसे कि आप दोस्तों अपना आधार कार्ड बनाते हैं या आप अपना पैन कार्ड बनाते हैं, तो इस टाइप की जो आप ये सारी की सारी चीजें अब आपकी क्या हो गई है? ऑनलाइन हो चुकी है। तो इन ऑनलाइन जब आप इसको करते हैं तो कोई ना कोई आपको क्या कर रहा है? सुविधाएं प्रोवाइड कर रहा है। तो ये सुविधाएं कौन प्रोवाइड कर रहा है? ये सीएससी आपके जितने भी स्थापित किए गए हैं, ये आपकी ऑनलाइन सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। ओके दोस्तों, आज भारत सरकार और लगभग सभी प्रमुख हिंदी भाषी राज्य की सरकारें आम जनता के लिए अपनी सुविधाएं इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध करा रही हैं। विद्यालय में दाखिला हो, बिल भरना हो या आय जाति का प्रमाण पत्र बनवाना हो, यह सभी मूलभूत सुविधाएं हिंदी में उपलब्ध हैं। ओके, तो इस दिशा में तो अभी शुरुआत ही हुई है। माना जा रहा है कि भाई आने वाले समय में सभी मूलभूत सरकारी सुविधाएं कंप्यूटर या मोबाइल के माध्यम से मिलने लगेंगी, जिससे समय, धन या श्रम की बचत होगी। ओके, और इससे देश के विकास में भी योगदान मिलेगा। दोस्तों, ई गवर्नेंस आपके आम जीवन में भी उपयोग होता है। जैसे कि आप ऑनलाइन बैंकिंग का यूज करते होंगे तो सभी बैंकिंग सेवाओं का आप लाभ उठा सकते हैं। इसी तरह से आप जीएसटी से संबंधित सभी कार्य ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक है ना? बिजली है, पानी है, टेलीफोन, मोबाइल और डीटीएच, आपके घर में टाटा स्काई अगर लगा हुआ है, डीटीएच लगा हुआ है, तो इसके बिल भी ऑनलाइन भरे जाते हैं। ठीक, पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट, जाति प्रमाण पत्र, और अगर आपने जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन करना है, ठीक है ना, इवन अगर आपने आईटीआर बनना है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल, ये सारे के सारे कार्य आपके क्या हो रहे हैं? ऑनलाइन हो रहे हैं। इवन जो आप ये गवर्नमेंट एग्जाम के फॉर्म भरते हैं, ये भी आपके ऑनलाइन एक्सेप्ट किए जाते हैं। ओके, और इसके अलावा जैसे अगर आप ट्रेन है, बस, हवाई जहाज टिकट, सारी बुक्स, आप सारी टिकट्स की जो आप बुकिंग है वो क्या करवाते हैं? ऑनलाइन कराते हैं। तो ई गवर्नेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये कितना महत्वपूर्ण है, आपको ये टॉपिक पढ़ के अभी शायद समझ में आ रहा होगा।
अब दोस्तों बात करते हैं ई गवर्नेंस के लाभ की कि इसके क्या क्या लाभ हैं। वैसे तो आपको ऑलरेडी इसके लाभ पता चल चुके होंगे, लेकिन फिर भी डिस्कस करने को है तो हम इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। वैसे आप जानते हैं, देखिए सबसे पहला लाभ क्या है इसका, देखिए समय की बचत। आप सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप इंटरनेट का फायदा है तो क्या फायदा है, समय की बचत होती है भाई। सरकारी कर्मचारियों को काम करने में आसानी होती है। इसी तरीके से जो जनता है, जनता को भी क्या होता है, सरकारी दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ते हैं, तो समय की बचत होती है। ओके, उसके बाद दूसरा, कार्य या सेवा में दक्षता। ये तो होनी है कि भाई अगर आपका कार्य है या जो आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ती है। तीसरा आपका पॉइंट है कि गुणवत्ता में सुधार। देखिए जो आप सेवा सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी गुणवत्ता में सुधार होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए सब्सिडी है, वो सीधे ऑनलाइन के माध्यम से जो आपका जो ग्राही है, जिसको मतलब जो हितग्राही है उसके खाते में जाती है, ठीक है ना। तो पहले क्या होता था कि बीच में सब्सिडी का ही लोग मार देते थे, लेकिन अब हुआ क्या है कि भाई ई गवर्नेंस के माध्यम से जो सब्सिडी है, जो राइट पर्सन है उसके खाते में जाती है। ओके, इसके अलावा चौथा सबसे इंपॉर्टेंट, देखिए वो क्या है, भ्रष्टाचार में कमी। क्योंकि आप ई गवर्नेंस के कारण है क्या कि भाई जो आपको काम है वो खुला है, आपको भ्रष्टाचार में कमी आएगी, ठीक है ना, और बिचौलिए और दलाल बीच में नहीं आ पाते हैं, तो आप डायरेक्ट क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं गवर्नमेंट से। ओके, इसके अलावा जितने भी सुधार हैं या रिफॉर्म है उनको बढ़ावा मिलता है। अगला ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता आती है, ठीक, क्योंकि सारी सूचनाएं आपके सामने रहती हैं अवेलेबल, तो आपको भाई पता लग जाता है कि हाँ ये चीज़ सही है। जैसे फॉर एग्जांपल आप जैसे आप कहीं बस के टिकट बुक करवाना चाहते हैं, तो अगर बस की टिकट आपके सामने सारी सूचना अवेलेबल है, अगर बस की टिकट खाली है तो आपको टिकट मिल जाएगी, आपको कोई भी जो क्लर्क है वो मना नहीं कर सकता टिकट देने से। इसी तरह से जैसे स्कूल है, कॉलेज है, उसमें आपकी सीट्स पहले ही ऑनलाइन अवेलेबल रहती हैं। अगर वो फुल हो गई तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर वो खाली हैं तो आप उसमें आसानी से प्रवेश ले सकते हैं। तो इसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता। वो किसकी मदद से आई, ई गवर्नेंस की मदद से आई, ठीक है ना। डेफिनेटली अगला पॉइंट क्या होगा, लागत में कमी। देखिए कितनी लागत में कमी आई। अधिकांश था जो ये जब तक इंटरनेट नहीं था तो ज्यादातर खर्चा स्टेशनरी में होता था, कागजी कार्यों में ज्यादा खर्चा होता था, ठीक है ना, लेकिन अब वो भी आपका खर्चे में क्या होगी, बचत होगी। इसी तरह से सरकारी कार्यालय में जैसे आने जाने में बहुत समय और पैसा खर्च होता था, उसमें भी कमी आएगी, ठीक। अगला पॉइंट देखिए, आंकड़े सदा उपलब्ध। जब आंकड़े हमेशा, स्टैट्स आपके पास हमेशा उपलब्ध रहेंगे तो आप आसानी से उन आंकड़ों का विश्लेषण कर सकते हैं, यानी उनको एनालाइज कर सकते हैं और आगे जो नीतियां होती हैं, भावी नीतियां, उनको बना सकते हैं, ठीक है ना। जो स्टैट्स होता है उसका काम ही यही होता है, आप जो स्टैट्स इकट्ठे करते हो तो उससे आप क्या करते हैं, आप उनका विश्लेषण करते हैं, आप उसको एनालाइजेशन करते हो और फिर आगे जाके क्या करते हो, उन्हीं के आधार पे नीतियां बनाते हैं, ठीक है ना। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक। इसके अलावा देखिए व्यवसाय एवं नए अवसरों का सृजन होता है, ठीक। इसके अलावा देखिए 10th वाला जो पॉइंट है बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं कॉमन डेटाबेस। कॉमन डेटाबेस जब आपका तैयार होता है तो उसका भी उपयोग विविध उद्देश्यों में किया जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब आपने एक प्रॉपर डेटाबेस बना लिया तो उसका भी उपयोग क्या होगा, आगे जाके विविध कई सारे जो उद्देश्य हैं उनमें होता है। जैसे कि दोस्तों आपको इसके बारे में पता भी होगा, कॉमन डेटाबेस कहाँ बनाया जा रहा है। आपने एक स्कीम पढ़ी होगी होप, HOP, ये उत्तराखंड की एक स्कीम है जिसका नाम है हेल्प आउट पीपल एवरीवेयर। तो होप में क्या किया जा रहा है कि जो उत्तराखंड के प्रवासी हैं, यानी कि जो बाहर चले गए थे और जब वो वापस आए तो उनका एक कॉमन डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। तो उनका कॉमन डेटाबेस विविध उद्देश्यों में, यानी उनके डेटाबेस के अकॉर्डिंग ही उनको क्या की जाएगी, नौकरी ऑफर की जाएगी प्राइवेट सेक्टर में। ओके, तो ये कॉमन डेटाबेस इसी का एक एग्जाम्पल है, ठीक। इसके अलावा देखिए अगला कार्यशैली। देखिए आप अगर जब आप ऑनलाइन काम करते हैं, जब आपको सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में जानकारी होती है तो आपकी कार्यशैली सुधरती है, ठीक है ना। आपने कितना कार्य किया, सरकारी कर्मचारी ने कुल कितना कार्य किया, इसका पता सीधे चल पाता है, ठीक है ना। और इसकी मदद से आप आसानी से जो काम का डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी आपका क्या होता है, ईजी होता है और उसको अच्छे तरीके से किया जाता है, ठीक। इसके अलावा देखिए ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका नाम है जनहित गारंटी अधिनियम। जनहित गारंटी अधिनियम का मतलब ये है कि जन के हित में ये कार्य करने की गारंटी का एक तरीके से अधिनियम है, ठीक है ना। ये आपका समयबद्ध है, यानी इसमें कुछ समय होता है। तो जनहित गारंटी अधिनियम में
आपको जो सरकारी कर्मचारी है वो एक तरीके से समयबद्ध हो जाता है कि उसके अंदर एक समय सीमा होती है, एक समय सीमा के अंदर आपको कार्य करके देना होता है, ठीक है ना। तो ई गवर्नेंस से आप जनहित गारंटी अधिनियम का भी लाभ प्राप्त होता है, ठीक। इसके अलावा देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि मैंने एक और जोड़ा है, इसका नाम है सरकारी न्यायालय। देखिए पहले क्या होता था कि आपको सरकारी न्यायालयों में भी बहुत चक्कर काटने पड़ते थे, इवन आपकी जो नेक्स्ट डेट कब लग रही है उसके बारे में भी आपको खुद न्यायालय जाके पता करना पड़ता था। लेकिन इस समय पे जो सारा काम है वो भी क्या चल रहा है, ऑनलाइन चल रहा है, जिसकी मदद से आपको न्यायालय जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप क्या कर सकते हैं, आपके जितने भी न्यायालय हैं, चाहे हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है या आपके जिला न्यायालय हैं, आप वहां पर उनकी जो वेबसाइट है, वेबसाइट में जाके उनकी जो डेट है या फाइल में आपकी क्या प्रोसीजर चल रही है उसके बारे में आप आसानी से पता कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों कई सारे लाभ और भी हैं, जैसे आयकर भरना है, बिजली पानी का बिल भरना, फोन का बिल भरना, बीमा भरना, इन सब का भुगतान आप कैसे करते हैं आज के जमाने में, ऑनलाइन करते हैं। नौकरी के लिए आप फॉर्म भर रहे हो, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, ऑनलाइन परीक्षा होने लग गई है, अब तो रिजल्ट भी आप ऑनलाइन देखते हैं। अपना आय प्रमाण पत्र बनाना, जाति प्रमाण पत्र बनाना, अगर आप अपना हेल्थ सर्टिफिकेट बनाना चाह रहे हैं तो ये सारे के सारे इंटरनेट की माध्यम से बड़ी सरलता से किए जा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि भाई ई गवर्नेंस का कितना लाभ है आपके जीवन में। तो ई गवर्नेंस के लाभ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन सब चीजों को आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा देखिए दोस्तों एक सूची आ रही होगी आपके सामने जो कि MOEIT यानी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा अपनी वेबसाइट में प्रदर्शित की गई है। इसको आप देख सकते हैं। देखिए क्या क्या सुविधाएं ई गवर्नेंस के माध्यम से सरकार आपको प्रोवाइड कर रही है, तो आप देख लीजिए। इसमें देखिए पहला है जैसे कि ऑनलाइन नागरिक सेवा पोर्टल, जो कि आपका क्या है, आय और जाति निवास प्रमाण पत्र आदि बनाने के काम में आए, ठीक। इसके बाद आधार, ये सभी जानते हैं। फिर राशन पोर्टल है, पैन कार्ड बनाया जाता है, पासपोर्ट बनाया जाता है, मतदाता, ओके, यानी आपका वोटर आईडी, ऑनलाइन प्रमाण पत्रों का सत्यापन, ऑनलाइन शासनादेश, शासनादेश यानी गवर्नमेंट ऑर्डर होते हैं, ठीक है ना, परिसादेश भी होते हैं। इसके अलावा खतौनी आपकी ऑनलाइन है, न्यायालय के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ, रेल टिकट है, बस टिकट है, ओके, दैनिक बाजार भाव यानी पर डे बाजार में क्या भाव चल रहा है, मनरेगा के लिए आवेदन है वो भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं, आयकर रिटर्न फाइल है, मतदाता सूची है, ठीक। इसके अलावा स्पीड पोस्ट की अगर आपने जांच करनी है कि भाई आपकी स्पीड पोस्ट कहाँ पहुंची, तो उसके बारे में भी आप ऑनलाइन पता कर सकते हैं। NCERT की कक्षा 1 से लेके 12 तक की जो पुस्तकें वो भी इस समय पे ऑनलाइन उपलब्ध हैं, ठीक है ना। तो ये भी सरकारी सेवा ही है एक तरीके की। शिकायत आप कहाँ कर सकते हैं उसके बारे में भी है, ठीक। आप अपॉइंटमेंट के लिए भी आप ऑनलाइन यूज करते हैं। डिजिटल लॉकर है। इसके अलावा जैसे डिजिटल लॉकर आप यूज करते होंगे, देखिए डिजिटल लॉकर आप में से अगर कई लोग यूज करते होंगे तो हम अपने प्रमाण पत्रों को डिजिटल लॉकर में सेव कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बाइक चलाते हैं या आपके पास कोई 2 व्हीलर या 4 व्हीलर है, तो आप अपनी RC को और अपने आधार कार्ड को और कई सारी जो चीजें हैं उनको आप डिजिटल लॉकर में आसानी से सुरक्षित कर सकते हैं। तो ये मान्यता प्राप्त है। अब अगर आपसे कोई पुलिस वाला आपको कभी पकड़े तो आप उसको इजीली डिजिटल लॉकर की मदद से अपने प्रमाण पत्रों को दिखा सकते हैं और उनका सत्यापन करा सकते हैं, ओके। इसके अलावा देखिए सरकारी सेवाओं के लिए एंड्रॉइड ऐप भी है। अगर आपको किसी के खिलाफ FIR करानी है वो भी इस समय पे ऑनलाइन उपलब्ध है। तो ये सारी सुविधाएं दोस्तों इस समय पे सरकार द्वारा ई गवर्नेंस के तहत पे प्रदान की जा रही है। दोस्तों अब जानते हैं ई गवर्नेंस के प्रकार के बारे में। देखिए ई गवर्नेंस 4 टाइप का होता है। पहला होता है G2G, G2C, G2B एंड G2E। अब भाई G2G क्या है? G2G का मतलब होता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इंटरेक्शन, ओके। इसको बोलेंगे गवर्नमेंट टू सिटीजन इंटरेक्शन, गवर्नमेंट टू बिजनेस इंटरेक्शन एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉय इंटरेक्शन, ठीक है ना। सरकार से सरकार, सरकार से नागरिक, सरकार से व्यवसाय और सरकार से कर्मचारी, ठीक। ये 4 इसके टाइप हैं। आप देख सकते हैं भाई G2G का मतलब क्या होगा? जब आपकी सूचनाओं और सेवा का आदान प्रदान सरकारी परिधि में होगा, यानी सरकार की परिधि में होगा, सरकारी संस्थानों के बीच में होगा, राष्ट्रीय हो चाहे वो राज्य हो या वो स्थानीय सरकारी संस्थाएं हों,
उनके बीच में जो भी आपका इंटरेक्शन का काम होगा वो G2G के अंतर्गत आएगा। ठीक, गवर्नमेंट टू सिटीजन का मतलब यह है कि सरकार से नागरिक या सरकार और आम जनता के बीच की बातचीत होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, G2C बोलेंगे। ठीक, अब सीधी सी बात है भाई, यह प्रक्रिया सरकार और नागरिकों के बीच में स्थापित की गई है कि जिससे नागरिक विभिन्न प्रकार की सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच सकते हैं। ठीक, और इसके अलावा भाई अगर नागरिक को किसी भी समय कहीं भी सरकारी नीतियों पर अपने विचार और शिकायतों को साझा करना है तो उसकी भी उनको क्या है, स्वतंत्रता है। ठीक, इसके अलावा भाई अगला आता है G2B यानी गवर्नमेंट टू बिजनेस, यानी सरकार से व्यवसाय। तो इसमें आपका क्या होता है भाई, बिजनेस क्लास को सरकार के साथ सहज तरीके से बात करने में मदद करता है। ठीक, तो ये है आपका G2B, जिससे कि भैया आपका व्यापार का माहौल और सरकार के साथ बातचीत करने में पारदर्शिता बनी रहे। ठीक, इसके बाद आता है गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय यानी सरकार से कर्मचारी। तो भाई इसमें या एक हम इसको कह सकते हैं कि नियमित आधार में कर्मचारियों के संग काम करता है और सरकार और कर्मचारी के बीच कुशलता और तेजी से संपर्क बनाने में मदद करता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, G2E। तो ई गवर्नेंस के दोस्तों 4 टाइप हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों बात करते हैं ई गवर्नेंस के चरण के बारे में कि किस तरीके से ई गवर्नेंस हमारे देश में विकसित हुआ है। तो सबसे पहला इसका चरण था कंप्यूटरीकरण, यानी कि हर ऑफिस को कंप्यूटराइज करना, हर ऑफिस में व्यक्तिगत कंप्यूटर यानी पीसी की उपलब्धता कराना, ताकि सभी कार्यालय में जो कार्य है वो डिजिटलाइज हो सके, यानी ई गवर्नेंस को की मदद से हो सके। तो सबसे पहले तो क्या किया गया भाई, सरकारी कार्यालयों में कंप्यूटर के उपयोग को शुरू किया गया। तो कंप्यूटर का उपयोग वर्ड प्रोसेसिंग के संग शुरू हुआ था और बाद में फिर डाटा प्रोसेसिंग में तेजी आई है। तो इस तरीके से सबसे पहले जितने भी कार्यालय हैं उनमें कंप्यूटर स्थापित किए गए, पर्सनल कंप्यूटर स्थापित किए गए। ठीक है ना। इसके बाद दूसरा जो पॉइंट है, अगला जो चरण आया वो आया नेटवर्किंग का। ठीक, अब हुआ क्या कि इस चरण में कुछ सरकारी संगठनों की कुछ इकाइयों को विभिन्न सरकारी संस्थाओं के बीच में सूचना के आदान प्रदान और डेटा प्रवाह के लिए हब के माध्यम से जोड़ा गया। ठीक, यानी विभिन्न सरकारी संस्थाओं को सूचना के आदान प्रदान के लिए एक हब बना दिया गया, वहां पर इनको आपस में जोड़ दिया गया। ठीक है ना, ताकि सूचना का प्रदान आसानी से हो सके। ठीक, इसके अलावा अगली जो चीज आती है वो आती है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि तीसरा चरण है, उसका नाम है ऑनलाइन उपस्थिति। तीसरे चरण में ये था कि भाई देखिए, अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी क्योंकि बढ़ चुकी थी, सबके पास इंटरनेट अब आ गया था, तो अब ये था कि भाई वेब पेज पर आपको उपस्थिति अपने बनाए रखनी थी। तो इसके लिए क्या हुआ कि भाई सरकारी विभाग है और उनको उनकी जो अन्य संस्थान हैं तो उनको अपनी द्वारा अपनी वेबसाइटें बनाई गई, उनका रखरखाव किया गया। ठीक है ना। तो आप देखते ही होंगे कि भाई आज के समय पे जितने भी डिपार्टमेंट हैं सबकी अपनी अपनी वेबसाइट हैं, वहां पर आपको आसानी से उनकी संगठनात्मक संरचना के बारे में मिल जाएगा। आप देखते हैं कि जैसे होम पेज में भाई उनके बारे में सारी जानकारी आपको मिल जाती है, क्या क्या उन्होंने कार्य किए हैं, क्या उनके कार्य पेंडिंग है और उनकी भावी योजनाएं क्या क्या हैं, वो सारी चीज़ें आप आज समय पे ऑनलाइन में अवेलेबल हैं। तो इस तरीके से वहाँ पर उनका भाई संपर्क किस तरीके से कर सकते हैं, उनके मोबाइल नंबर वहाँ पर लिखे रहते हैं, रिपोर्ट और प्रकाशन और जो भी उनके उद्देश्य हैं और जो भी वो आगे करने वाले हैं वो सारी चीजें उनकी क्या रहती हैं, अवेलेबल रहती हैं। तो इसको बोला जाता है ऑनलाइन उपस्थिति। तो ये तीसरा चरण था। ठीक है ना। इसके बाद ऑनलाइन हम इसको कह सकते हैं इंटरएक्टिविटी यानी अंतरक्रियाशीलता। ठीक, अंतरक्रियाशीलता का मतलब ये है कि अब यहां से इन साइट से आप कई चीजें डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है ना। इस चरण का भाई जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि भाई आप डाउनलोड करने योग्य फॉर्म प्रदान करके सरकारी संस्थाओं के संग व्यक्तिगत इंटरफेस के दायरे को कम करना है। ठीक, तो आप वहां से जानकारी जो भी आपको जानकारी चाहिए वो आप एक काम करिए, वहां से डाउनलोड कर लीजिए और उसके मदद से उसको आप आसानी से हम कह सकते हैं कि व्यक्तिगत इंटरफेस के दायरे को आप आसानी से कम कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, ये था ई गवर्नेंस। आई होप कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और आपको अपने एग्जाम के नज़रिए से यूजफुल लगा होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको शेयर करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।